नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए दे रहे हैं और निश्चित ही आप इसका लाभ उठा रहे होंगे। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में है, अरस्तु के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के अच्छे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी है, जेरेमी बेंथम के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए होता है। सी है, थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य का प्राथमिक कार्य विधि एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना है। तथा ऑप्शन नंबर डी है, जॉन लॉक के अनुसार राज्य नागरिकों के अपरिहार्य अधिकारों के संरक्षण के लिए होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी में जो कथन दिया है वो गलत है। हम पहले सही कथन देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के अच्छे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए होता है, बिल्कुल सही है। अगला कथन है, थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य का प्राथमिक कार्य विधि एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना है। और जॉन लॉक के अनुसार राज्य नागरिकों के अपरिहार्य अधिकारों के संरक्षण के लिए होता है। यदि हम जेरेमी बेंथम की बात करें तो बेंथम राज्य को सामान्य सुख की वृद्धि का माध्यम मानता है, तथापि उसका राज्य एक नकारात्मक नेगेटिव राज्य है। वह नकारात्मक इसलिए है क्योंकि वह लोगों को दंड विधान द्वारा ही समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है। तो इस प्रकार से अगर हम गौर करें तो राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए होता है, ये उन्होंने कहा ही नहीं है, इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई। तो प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया था संपत्ति और साम्यवाद के लिए। तो यह सिद्धांत उन्होंने कहाँ से लिया था, ये बताना है। ऑप्शन ए स्टेगिरा, बी स्पार्टा, सी एथेंस और डी वेनिस। ये राज्यों के नाम है। तो आपको बताना है इसमें से किस राज्य से उन्होंने ये सिद्धांत ग्रहण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पार्टा। प्लेटो ने परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत स्पार्टा से लिया था। प्लेटो के विचारों से पहले ही स्पार्टा में पत्नियों तथा संपत्तियों का साम्यवाद प्रचलन में था और उनको देखने के बाद ही प्लेटो ने इसे अपने सिद्धांत में शामिल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आपको गलत कथन खोजना है। ऑप्शन ए है, मैकियावेली तथा एफ हीगल के लिए राज्य बल पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल तथा टी.एच. ग्रीन के लिए असहमति राज्य का आधार थी। ऑप्शन सी, मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शोषण का साधन था। और ऑप्शन नंबर डी, गांधी दर्शन के अनुसार धनिक वर्ग को अपने संसाधनों को सार्वजनिक हित के उपयोग में लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से जो सही उत्तर नहीं है वो सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। जे.एस. मिल तथा टी.एच. ग्रीन के लिए सहमति राज्य पर आधारित थी, बिल्कुल गलत है। इसमें जे.एस. मिल का विश्वास था कि राज्य स्वार्थ का नहीं बल्कि मानव इच्छा का परिणाम है। वह राज्य के सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डालता है। और मिल यह भी मानता है कि व्यक्ति विकास की कुछ स्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। अगर हम ग्रीन की बात करें, टी.एच. ग्रीन की बात करें, तो ग्रीन ने राज्य को नैतिक आधार प्रदान किया था। उसने कहा कि राज्य स्वयं नैतिक आदर्श नहीं है बल्कि नैतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक शर्त भी है। तो इस प्रकार से ये कथन जो है ये गलत है और सही कथन मैंने आपको बता दिया क्या होना था। इसके अतिरिक्त बाकी के अन्य कथन सही हैं, जैसे एन मैकियावेली तथा एफ हीगल के लिए राज्य जो है वो बल पर आधारित था, बल के द्वारा ही राज्य बना था। और सी नंबर पे मार्क्स के मत के अनुसार राज्य वर्ग शोषण का साधन था। और गांधी दर्शन के अनुसार धनिक वर्ग को अपने संसाधनों को सार्वजनिक हित के उपयोग में लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ये बाकी के अन्य कथन जो सही है वो सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गांधी जी की स्वराज की धारणा को उपयुक्त ढंग से निरूपित करती है। तो आपको गांधी जी की स्वराज की धारणा को बताना है। ऑप्शन ए, अनाज में बड़े पैमाने पर सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग पर आधारित आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय संसाधनों एवं गहन श्रम तकनीकों के प्रयोग द्वारा प्राप्त आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पुरुष और स्त्री तकनीकी शिक्षा वाले व्यवसायों में पूर्णतः नियोजित है। और ऑप्शन नंबर डी, गहन श्रम आधारित कृषि और आधुनिक नगरीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार स्थानीय संसाधनों एवं गहन
श्रम तकनीकी के प्रयोग द्वारा प्राप्त आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो गांधी जी की स्वराज धारणा को उपयुक्त ढंग से निरूपित करती है। गांधी जी बड़ी बड़ी मशीनों और भारी उद्योगों का जो है वो विरोध करते थे। उनका यह मानना था कि जब तक यह निश्चित करना जरूरी है कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का प्रयोग केवल सार्वजनिक हित में हो और जो छोटे व्यापार हैं उनको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रचना दी है, पहली है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दूसरी है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, तीसरी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और चौथी रचना है द होली फैमिली। तो क्रम अनुसार इनको जमाना है। इसमें कूट दिया ऑप्शन ए में ऑप्शन ए में है 4 2 3 1, बी में है 1 3 4 2, सी में है 2 1 4 और 3 और डी है 4 3 2 और 1। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 2 3 और 1। यानी सबसे पहले चौथे नंबर की किताब आएगी द होली फैमिली, ये 1845 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा दूसरे नंबर किताब पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में आई थी। इसके अतिरिक्त उसके बाद आएगी तीसरे नंबर किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 में आई थी। और अंत में आई थी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1859 में आई थी। तो इस प्रकार से इनका सही क्रम 4 2 3 और 1 होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रात्रि प्रहरी न्यूनतम राज वह है जो, तो रात्रि प्रहरी राज के विषय में आपको सही कथन बताना है। ऑप्शन ए कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर बी अपने नागरिकों की देखभाल करता है, ऑप्शन नंबर सी कामगारों की न्यूनतम मजदूरी का संरक्षण करता है और ऑप्शन नंबर डी है नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रात्रि प्रहरी न्यूनतम राज वह है जो कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह जो यूरोपियन कंट्री है और अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पे इस तरह की बातचीत चली थी कि ऐसा शासन जो अपने कार्यक्षेत्र कुछ बुनियादी चीज़ों तक यानी कि कानून व्यवस्था जैसी चीज़ों तक कायम रखता है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, तो ऐसी जगह पे सीमित होने के कारण ऐसे राज्य को प्रहरी राज की संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ पे रात्रि प्रहरी का संबंध कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने से है। अगला प्रश्न देखेंगे। यह अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। अभिकथन ए है व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था। कारण आर है एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीति विज्ञान को कभी भी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्यों से बंधे होते हैं। उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्न में से सही उत्तर यानी कूट चुनिए। ऑप्शन ए दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, तथा ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार ए और आर दोनों कथन सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन दोबारा पढ़ लेते हैं। अभिकथन ए में व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था। तो इसमें व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य बताया है जो कि बिल्कुल सही है। और कारण आर है एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीति विज्ञान को कभी भी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्यों से बंधे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दूसरा कथन है कारण के रूप में, यह भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन कारण कथन का अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है उदारवादी लोकतांत्रिक परंपरा समता के मुख्यतः अवसर की समता तथा स्थितियों की समता के रूप में देखती है, और कथन दूसरा है स्थितियों की समता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि नैसर्गिक योग्यता हो या ना हो परिणामों की समता प्राप्त हो। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, और ऑप्शन डी ना तो पहला ना तो दूसरा। तो दोस्तों ये जो दोनों कथन दिए हैं दोनों में से पहला कथन सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदारवादी लोकतांत्रिक परंपरा समता को मुख्यतः
अवसर की समता तथा स्थितियों की समता के रूप में देखती है। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, ऑप्शन बी पुलिस बल अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम और ऑप्शन नंबर डी है सैन्य अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है, यानी इसमें जो अनुबंध लगा विशेष प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम में नहीं है, बाकी सीमा सुरक्षा बल, पुलिस बल और सैन्य बल में वो कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है एक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें राजनीतिक दल एवं हित संघ सुचारू ढंग से काम करते हो। दूसरा एक निर्वाचन प्रणाली जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन एवं सर्वजनीय मताधिकार को प्रत्याभूत करती है। तीसरा शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली जिसमें स्वतंत्र न्यायिक और विधायी शाखाएं हैं। और चौथा है एक स्पंदनशील नागरिक समाज और साथ ही साथ एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संचार माध्यम। उपयुक्त में से कौन से लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में आवश्यक है? तो लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में जो आवश्यक कथन है वो बताना है। ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और चौथा, सी है पहला और तीसरा और ऑप्शन नंबर डी में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ये चारों कथन है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चारों कथन एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें राजनीतिक दल एवं हित संघ सुचारू ढंग से काम करना चाहिए। एक निर्वाचन प्रणाली भी होना चाहिए जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन करवा सके और सार्वभौमिक मताधिकार को प्रत्याभूत कर सके। इसके अतिरिक्त शक्तियों का पृथक्करण की व्यवस्था होना चाहिए और उस पर आधारित नियंत्रण और संतुलन प्रणाली भी होना चाहिए जिसमें स्वतंत्र न्यायिक और विधायी शाखाओं यानी न्यायपालिका और विधायी पालिका कार्यपालिका तीनों अलग अलग होना चाहिए तथा एक स्पंदनशील समाज स्पंदनशील नागरिक समाज और साथ एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संचार माध्यम, ये सारी चीज होना चाहिए, यानी जागरूक नागरिक भी होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है। विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हैं। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि किसने कहा था। ऑप्शन ए अतुल अग्रवाल, बी मनोज गुप्ता, सी फरीद जकारिया और डी पाल आर ब्रास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फरीद जकारिया। इन्होंने कहा था भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, आज बन रही सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से क्या निहित होना चाहिए? पहला, कतिपय भौतिक एवं विधिक अवरोधों का अभाव। दूसरा, कतिपय सिविल एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता। तीसरा, आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। पहला ऑप्शन ए में दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी में दिया है पहला, दूसरा और तीसरा। सी में है दूसरा और तीसरा और डी में दिया है केवल पहला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा। यानी कि दूसरा कथन कतिपय सिविल एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता और तीसरा है आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादियों के अनुसार अधिकार क्या है बताना है। पहला, राज्य की सत्ता को कम करते हैं। दूसरा, व्यक्तियों को स्वयं में सर्वोत्कृष्ट बनाने में सहायक होते हैं। तीसरा, समूह के विरुद्ध व्यक्तियों को सशक्त करते हैं और चौथा है स्पंदनशील सिविल समाज के आधार पर रचना करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए दिया है पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन बी दिया है पहला और तीसरा। ऑप्शन सी दिया है दूसरा और तीसरा तथा ऑप्शन डी दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये उदारवादियों के अनुसार अधिकार हैं।
जो राज्य की सत्ता को कम करते हैं, व्यक्तियों को स्वयं में सर्वोत्कृष्ट बनाने में सहायक होते हैं, समूह के विरुद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं और स्पंदनशील सिविल समाज यानी नागरिक समाज के आधार की रचना करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए दिया है, अब पहला दिया है पुंछी आयोग, दूसरा दिया है आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव, तीसरा दिया है प्रशासनिक सुधार आयोग और चौथा दिया है राजमन्नार समिति। कूट दिए हैं ऑप्शन ए में 4, 1, 2 और 3, बी में है 2, 4, 1 और 3, सी में है 1, 2, 4 और 3 तथा डी में है 3, 4, 2 और 1। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 2 और 1। तीसरे नंबर पे है प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966 में आया था। उसके बाद में चौथे नंबर पे आएगा राजमन्नार समिति, तो राजमन्नार समिति 1969 में आई थी। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव, और यह जो प्रस्ताव आया था ये 1973 में आया था। इसके अतिरिक्त पहले नंबर पे है पुंछी आयोग, तो केंद्र सरकार द्वारा पुंछी आयोग 2007 में गठित किया गया था। तो इस प्रकार से सही कालक्रम 3, 4, 2 और 1 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है। ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, बी जे रूसो, ऑप्शन सी जे लॉक और ऑप्शन डी है जे एस मिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे लॉक यानी जॉन लॉक। उदारवाद का मुख्य प्रवर्तक रहे हैं जॉन लॉक, और ये सुझाव देते हैं कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है ऑप्शन ए है भारत में प्रणाली और निर्वाचन एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों बहुमतदान की पहले आए सब ले जाए और द्विसदनीय विधानमंडल पर आधारित है। तो भारत में जो चुनाव और निर्वाचन प्रणाली है वह एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमतदान की पहले आओ और सब ले जाए और द्विसदनीय विधानमंडल पर आधारित है। ऑप्शन बी में है ब्रिटिश दल प्रणाली उन बड़े अधिकार एवं सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम है जिसने 19वीं सदी के यूरोप में समाज और राज्य को हिला दिया था। ऑप्शन सी है निर्वाचन प्रणाली के आधुनिक लोकतंत्र की विश्वसनीयता यानी वैधता के केंद्र में स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी है भारत का पहला आम चुनाव संसदीय निर्वाचन संविधान की संपुष्टि के पश्चात वर्ष 1950 में हुआ। तो इसमें आपको गलत कथन खोजना है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में पहला आम चुनाव संसदीय निर्वाचन संविधान की संपुष्टि के पश्चात वर्ष 1950 में हुआ था। ये गलत है, चुनाव जो था वो 1950 में नहीं 1952 में हुआ था। इसके अतिरिक्त जो बाकी के कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया। तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किसके पश्चात सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया और अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध, बी है ऑप्शन दूसरे नंबर पे है द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरे नंबर पे है नए राष्ट्रों का उदय और चौथे नंबर पे है मध्य पूर्व के राष्ट्रों का उदय। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में है पहला और चौथा तथा ऑप्शन डी में है दूसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, यानी दूसरे में है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात और नए राष्ट्रों के उदय के पश्चात। तो द्वितीय विश्व युद्ध और नए राष्ट्रों के उदय के पश्चात तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है वो ज़्यादा किया गया और ये महत्वपूर्ण भी हो गया था क्योंकि नए राष्ट्रों का उदय हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व परिदृश्य बदल चुका था। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल के वर्षों में भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में वृद्धि होने का श्रेय निम्नलिखित में से किनको दिया जाता है। पहला, बार बार चुनाव को, दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों की मांगों को पूरा करने में अयोग्यता, तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन और चौथा है नए नए राज्यों का प्रादुर्भाव। तो राजनीतिक दलों में वृद्धि होने का श्रेय किसे दिया जाता है आपको खोजना है। ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा तथा डी में है पहला और चौथा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में वृद्धि होने का श्रेय उसका कारण है बार बार चुनाव का होना और समाज के विभिन्न वर्गों की मांगों को पूरा करने में अयोग्यता होना, यानी कोई एक दल या सरकार समाज के सभी वर्गों की मांग को पूर्ण नहीं कर पा रही है। तो इस कारण से विभिन्न प्रकार के सामाजिक
और जो है सामाजिक और जातिगत बेस पर नए नए दलों का उदय होने लगा है। अगला प्रश्न देखेंगे, रूसों की सामान्य इच्छा की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करती है? ऑप्शन ए संसदीय प्रभुता, ऑप्शन बी लोक प्रभुता, ऑप्शन सी संविधान की प्रभुता और ऑप्शन डी विधितः प्रभुता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोक प्रभुता। रूसों की सामान्य इच्छा की संकल्पना लोक प्रभुता को स्वीकार करती है। अगला प्रश्न है, लियोनार्ड विंडर आदि विचारकों द्वारा अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उल्लेख किए गए संकट हैं। तो इन्होंने अपनी जो किताब है क्राइसिस एंड सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन्होंने कुछ संकटों के बारे में बात की थी। आपको बताना है कौन सा संकट है। पहला पहचान का संकट, दूसरा समेकन का संकट, तीसरा वैधता का संकट और चौथा संसाधन जुटाने का संकट। तो आपको कोड दिए हैं, ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में है पहला और दूसरा, ऑप्शन सी में है पहला दूसरा तीसरा तथा ऑप्शन डी में है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। यानी ये जितने भी संकट इसमें दिखाए गए हैं वो सभी उन्होंने बताए थे। लियोनार्ड विंडर ने राजनीतिक विकास के 6 संकटों का उल्लेख किया था। इसमें पहचान का संकट, वैधता का संकट, भागीदारी का संकट, वितरण का संकट, पहुंच का संकट और एकीकरण का संकट शामिल है। तो इस आधार पर देखें तो ये सभी संकट इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वो काम नहीं करते। इसमें विद्वानों के नाम दिए, ऑप्शन ए हन्ना आरेंट, ऑप्शन बी रॉबर्ट डहेल, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी हंस मार्गेनथाउ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट डहेल। इनका कथन है शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी कृति क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स के यह तर्क देने के कारण क्या है कि श्रमिक वर्ग क्रांति के तुरंत बाद कामगारों को अपने समान मजदूरी नहीं दी जा सकती? ऑप्शन ए कामगारों की आवश्यकताएं तथा अपेक्षाएं भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन बी श्रमिकों की उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है और कुशल और अकुशल श्रमिकों को समान मजदूरी देना न्यायोचित नहीं है, ऑप्शन सी आदिम पूंजी संचय की मांग श्रमिकों को समान मजदूरी नहीं देने देती, ऑप्शन नंबर डी कामगारों के उस वर्ग को जिन्होंने क्रांति में असंख्य बलिदान दिए हैं प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदिम पूंजी संचय की मांग श्रमिकों को समान मजदूरी नहीं देने देती है। और इसका वर्णन उन्होंने अपनी कृति क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम्स में दिया है और इस कारण कारण बताया है कि कामगारों को समान मजदूरी क्यों नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 10 वर्ष तक अमेरिकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का अध्यक्ष रहा? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, बी डी वाल्डो, सी फ्रेडरिक्स और डी है हर्बर्ट साइमन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स 10 वर्षों तक अमेरिकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल सिद्धांत के क्षेत्र में प्रमुख पुस्तकों में से एक द थ्योरी ऑफ द गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ऑप्शन ए जॉन नैश, ऑप्शन बी वान न्यूमैन तथा आस्की मॉर्गेनस्टर्न, ऑप्शन सी है एंथनी डाउन्स और ऑप्शन डी है जेफरी एस बैंक्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खेल सिद्धांत के तहत जो किताब लिखी गई है द थ्योरी ऑफ द गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, उसके राइटर हैं वान न्यूमैन और आस्की मॉर्गेनस्टर्न। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यूएसए में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है? तो स्टाफ एजेंसी यूएसए में किसे नहीं माना जाता बताना है। ऑप्शन ए स्टेट डिपार्टमेंट, बी ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन सी नेशनल सिक्योरिटीज काउंसिल और ऑप्शन डी है द व्हाइट हाउस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेट डिपार्टमेंट। अमेरिका में प्रशासन में राज्य विभाग एक लाइन अभिकरण है जो नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य करता है, तो इस हिसाब से ये स्टाफ एजेंसी में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निष्पादन बजट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया? ऑप्शन ए पाल एप्पलबी रिपोर्ट, बी गोरवाला रिपोर्ट,
सी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट और डी है संतानम समिति रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट। यह आयोग जो है आप सभी जानते हैं 1966 में गठित किया गया था और 1970 तक 69-70 में उन्होंने अपनी समस्त जो है रिपोर्ट सौंप दी थी और इन्होंने लगभग 578 प्रकार के सुझाव दिए थे। उसमें से एक सुझाव था निष्पादन बजट से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है 3 वर्ष के लिए, बी 4 वर्ष के लिए, सी 5 वर्ष के लिए और डी 6 वर्ष के लिए। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष के लिए। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से दो राजनीतिक चिंतक तुलनात्मक राजनीति में संस्थात्मक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए दिया है आलमंड और कोलमैन, बी दिया है ईस्टन और डहल, सी दिया है डुवर्जर और सार्टोरी और डी दिया है लियो स्ट्रास और डायसी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डुवर्जर और सार्टोरी। ये दोनों ऐसे राजनीतिक चिंतक हैं जो तुलनात्मक राजनीति में संस्थात्मक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार गलत है। तो आपको सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार गलत कथन खोजना है। ऑप्शन ए दिया है, भारत का एसडीजी सूचकांक रैंक 166 देशों में 112 है, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 63.5% और स्पिल 99.4% स्कोर से अधिक है। ऑप्शन बी है, भारत ने सफलतापूर्वक लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीबी दर 1993 में 45% से घटकर 2011 में लगभग 21% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में भारत में अल्प पोषण की व्यापकता 2004-2006 में 18.2% से घटकर 2016-2018 में 14.5% हो गई है। तथा ऑप्शन नंबर डी है, भारत ने 2018 में 85.3% की शुद्ध नामांकन दर के साथ लगभग सार्वभौमिक प्राथमिक विद्यालय नामांकन हासिल कर लिया है। तो इसमें गलत कथन खोजना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गलत कथन ऑप्शन नंबर डी में है। भारत ने 2018 में 85.3% की जगह आएगा 98.3% की शुद्ध नामांकन दर के साथ लगभग सार्वभौमिक प्राथमिक विद्यालय नामांकन हासिल कर लिया है। इसके अतिरिक्त जो एसडीजी सूचकांक है और डैशबोर्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार सभी कथन जो दिए हैं पॉज करके आप पढ़ें, ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट संसद में पेश किया था, जिसके अनुसार पहला है, इस वित्तीय वर्ष में यह 6,21,540.85 करोड़ रुपया है। दूसरा है, यह कुल केंद्रीय बजट का 13.04% है। तीसरा है, वर्ष 2023-24 के बजट में रक्षा क्षेत्र को 5.94 लाख करोड़ रुपए मिले थे। तो कोड के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है 1 और 2, ऑप्शन सी में है केवल 3 और ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3। तो आपको सही कथन को खोजना है इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3, यानी तीनों कथन सही है। जो रक्षा बजट इस सत्र में पेश किया गया है यह 6,21,540.85 करोड़ है और 2023-24 के सत्र में जो पेश किया गया था वो 5.94 लाख करोड़ रुपए मिला था, जो वर्तमान बजट से लगभग 13% अधिक है। इसके अतिरिक्त केंद्र का जो कुल बजट है उसका भी ये 13.04% है। तो इस प्रकार से ये तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।